हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारा इस द मौर्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आइए, आज के लिए आपका जो टॉपिक चुना गया है वो टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे भूगोल के बारे में। आज हम ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, अपने अर्थ को पढ़ने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक पॉइंटों को। पहली पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ये जो ज्योग्राफी वर्ड है भाई, यह ज्योग्राफी वर्ड पहले बार किस भाषा से लाया गया है, तो आपको कहना है कि यह ग्रीक भाषा से लाया गया है, ग्रीक वर्ड से लाया गया है। ग्रीक वर्ड को हिंदी में नाम देते हैं यूनान शब्द। मतलब ज्योग्राफी शब्द जो है वो कहाँ से आया होगा? यूनान शब्द से आया होगा। जब यूनान से आया भाई, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ज्योग्राफी है इसमें दो वर्ड देखने को मिलते हैं, जियो और प्लस में ग्राफी। जियो का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि जियो का मतलब क्या होता है। तो इस जियो के यदि मतलब से हम समझे तो इसका मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब हम अर्थ से लगाते हैं, पृथ्वी से लगाते हैं। जबकि ग्राफी का मतलब हम लगाते हैं बाबू टू स्टडी करना। टू स्टडी मतलब हिंदी में इसका नाम देंगे अध्ययन करना, अध्ययन करना। और जब इस दोनों वर्डों को आपस में मिला देंगे, पृथ्वी और प्लस में अध्ययन करना, तो एक वर्ड बनेगा जिसका नाम देंगे पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। और पृथ्वी का अध्ययन जिस भी शाखा में किया जाएगा वह शाखा का नाम ही देते हैं ज्योग्राफी। तो सीधा सीधी बात ये समझ में आया होगा कि पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी पे बहुत सारे पर्वत देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, नदियां देखने को मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे जनजातियां देखने को मिलेंगे, जनसंख्यांकी। उन सबका अध्ययन जहां भी करते हैं वो कौन सा ब्रांच कहलाता है? भूगोल का ब्रांच कहलाता है, ज्योग्राफी का ब्रांच कहलाता है। बात आ रहा है भाई कि ज्योग्राफी के विकास की बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, किस प्रकार से ज्योग्राफी का विकास हुआ, कैसे इतना बड़ा डेवलप हो गया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी को डेवलप करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, इन बातों को चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा भाई, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ? तो भूगोल के विकास के बारे में बात करें तो भूगोल का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया गया था वह भूमिका था भाई, वह भूमिका निभाया गया था यूनानियों के द्वारा। यूनानी लोगों ने ज्योग्राफी को डेवलप करने में काफी ज्यादा सहायता प्रदान की है। कुछ अरबी लोग देखने को मिलेंगे और कुछ रोमन लोग देखने को मिलेंगे। इन तीनों के द्वारा और भी लोग आते जाएंगे, मगर सबसे ज्यादा भूमिका या सबसे ज्यादा योगदान किसके द्वारा दिया गया था? तो इन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, यूनानी लोगों के द्वारा, अरबी लोगों के द्वारा या रोमन लोगों के द्वारा। भूगोल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ पे बात करेंगे हम भाई, जैसे एक वैज्ञानिक आएगा हिकेटियस के बारे में बता दूं कि यह यूनान का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। जब हिकेटियस यूनान का रहने वाला भाई, तो ज्योग्राफी से संबंधित पहली बार एक पुस्तक लिखेगा जिसका नाम देंगे जस पीरियोडस। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि जस पीरियोडस किसके द्वारा लिखा गया, तो हमें आंसर बताना है भाई, हिकेटियस के द्वारा लिखा गया। जबकि इस जस पीरियोडस में किसका अध्ययन किया गया था? तो इसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया था। जब पृथ्वी का वर्णन किया जाएगा भाई और विज्ञान में पहली बार यह भूगोल से संबंधित पुस्तक लिखा जाएगा, तो इस जस पीरियोडस को हम नाम दे देंगे भूगोल का जनक। इसको क्या कह देंगे? भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी का नाम दे देंगे। क्योंकि पुस्तक सबसे पहले ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन लिखेगा? हिकेटियस। कौन सा पुस्तक? जस पीरियोडस। किसका वर्णन मिलेगा? पृथ्वी का वर्णन मिलेगा। तो हम कह देंगे भाई कि भूगोल का जनक कौन हो जाएगा? जस पीरियोडस हो जाएगा, सॉरी हिकेटियस हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक आएगा
जिसका नाम देंगे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, और इरेटोस्थनीज भी कहाँ का रहने वाला होगा? तो इरेटोस्थनीज भी यूनान का रहने वाला था, ये भी यूनान का नागरिक था। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले क्या दिया भाई? तो सबसे पहले जियोग्राफी नामक शब्द देगा, ज्योग्राफी वर्ड देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपका ज्योग्राफी वर्ड दिख रहा है, यह ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले कौन लाया था? तो ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा लाया जाएगा। जब इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड को लाया, और इन्होंने ही हमारे अर्थ, जो हम पृथ्वी को समझते हैं, इस पृथ्वी की परिधि का आकलन करेगा, परिधि का आकलन करेगा, और पूरे के पूरी ज्योग्राफी को अरेंज कर देगा, व्यवस्थित करके देगा। तो इसको हम नाम दे देंगे भाई कि यही जो है आपका वो व्यवस्थित भूगोल का जनक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक है। तो अभी तक दो विज्ञान का जनक बताया हमने, एक सिर्फ भूगोल का जनक हिकेटियस को कहेंगे। कौन सा पुस्तक लिखेगा? जस पीरियोडस लिखेगा। दूसरा एक यूनान का व्यक्ति आएगा इरेटोस्थनीज, और इरेटोस्थनीज क्या नाम देगा? ज्योग्राफी नामक शब्द देगा। और ज्योग्राफी नामक शब्द जैसे ही देगा भाई, तो हम कह देंगे कि यही भाई क्या है? व्यवस्थित भूगोल का जनक हो जाएगा। एक व्यक्ति और आएगा आपका, जो जर्मन का रहने वाला होगा, जिसका नाम है जर्मन अलेक्जेंडर, जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम देंगे। और जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट क्या बताएंगे भाई? यह जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट सबसे पहले कॉस्मोस नामक शब्द देगा, कॉस्मोस वर्ड देगा। और क्या देगा भाई? तो यही सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी नामक शब्द देगा। क्लाइमेटोलॉजी को हिंदी में जलवायु विज्ञान कहेंगे, जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो कॉस्मोस नामक शब्द कौन देगा? आंसर लगाएंगे जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट देगा। और क्लाइमेटो नामक शब्द, जलवायु विज्ञान नामक शब्द कौन देगा? तो ये भी देगा बाबू जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। यह आधुनिक काल में देगा, यह मॉडर्न युग में देगा इन सारे बातों की जानकारी। तो इसको हम कह देंगे भाई कि यही आधुनिक भूगोल का जनक है, आधुनिक भूगोल का जनक है, भूगोल का जनक। तो अभी तक तीन भूगोल का जनक बनाया, एक सिर्फ भूगोल का जनक हिकेटियस को, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को, और मॉडर्न ज्योग्राफी आधुनिक भूगोल का जनक किसे बना दिया? जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि सबसे पहले जो भी भूमिका निभाया ज्योग्राफी में, वो कहाँ का रहने वाले थे? यूनान का रहने वाले थे। इसीलिए हमने कह दिया भाई कि ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, भूगोल के विकासों में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाया वह यूनान के लोग थे। इसके बाद अरबी लोगों का स्थान आता है, इसके बाद रोमन लोगों का स्थान आता है। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी को ब्रांचेस की बात करेंगे, तो ज्योग्राफी के ब्रांचेस का स्टडी हम दो प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए बात करते हैं, ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है जियो, अभी हमने कहा कि जियो का मतलब क्या लगाते हैं भाई? तो अर्थ से लगाते हैं। और जब जियो का मतलब अर्थ से लगाते हैं, तो आप आज देखते होंगे कि एक छोटा सा ग्लोब में पूरी की पूरी दुनिया समाहित है। जब एक छोटे से ग्लोब में जब पूरी दुनिया देखने को मिलेगा, तो यही पूरी दुनिया आपकी पृथ्वी पर है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं आपकी क्या बनाई गई थी भाई? मैप तैयार किया गया था। तो बात करेंगे कि ये जो जियो है भाई, मतलब पृथ्वी, इसको सबसे पहले क्या तैयार किया गया था भाई? मैप बनाया गया होगा। क्या बनाया गया? मैप बनाया गया। एक मिनट दोस्तों,
देखिए सर जी, प्लेटोनिक थ्योरी यहाँ पे अभी यहाँ पे नहीं, जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे इस थ्योरी को। यहाँ पे हम इस थ्योरी को अभी नहीं, अभी आगे कुछ जानेंगे, अभी इसको मैं बताऊंगा प्लेटोनिक थ्योरी को आगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे, मतलब कह रहा है कि जियो पृथ्वी, इसका सबसे पहले किसी ने मैप बनाया होगा, और जब मैप बनाया होगा भाई तो पृथ्वी का सबसे पहला मैप कौन तैयार करेगा? तो आंसर लगाएंगे भाई अनेक्सीमेंडर को। अनेक्सीमेंडर। पृथ्वी का सबसे पहला बार मैप कौन तैयार करेगा? अनेक्सीमेंडर तैयार करेगा। मगर इस मैप को सबसे पहले ग्लोब पर कौन उतारेगा? ग्लोब की बात करेंगे। आप देखते होंगे कि एक छोटी सी गोल दुनिया है जो कि ग्लोब कहलाता है, और इसी ग्लोब पे पूरी की पूरी दुनिया आपको देखने को मिल जाता है। तो पूरी की पूरी जब दुनिया देखने को मिल जाएगा तो ग्लोब सबसे पहले कौन बनाएगा? तो आंसर लगाएंगे कि पूरी पृथ्वी को ग्लोब पर सबसे पहले ने मार्टिन बेहम चढ़ाया। कौन चढ़ाएगा? मार्टिन बेहम चढ़ाएगा। और इसी ग्लोब पर कहीं ना कहीं आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया देखने को मिलेगा। तो इंडिया भी इसी ग्लोब में समाहित है। तो बात करेंगे कि इंडिया का मैप सबसे पहले कौन बनाया होगा भाई? तो इंडिया का मैप सबसे पहले एनविले के द्वारा बनाया गया, जो कि 1752 में बनावल गया था। 1752 में तैयार किया गया इंडिया का मैप, जो कि एनविले नामक मैप तैयार किया गया है। अब इस मैप को, इस इंडिया के मैप को ग्लोब पर डाला जाएगा, मगर ग्लोब पर एनविले ने नहीं डाला। इसके लिए फिर से एक नई वैज्ञानिक आएगा जिसका नाम देंगे टॉलमी। तो टॉलमी के द्वारा इस इंडिया के मैप को कहां चढ़ा दिया गया? ग्लोब पर चढ़ा दिया गया। अब आप देखते होंगे तो एशिया महाद्वीप, जहां पे एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ प्रशांत महासागर बंगाल की खाड़ी वाला इलाका के पास, तो वहां पे देखते होंगे दोनों के बीच में भारत का प्रायद्वीपीय इलाका है। मतलब एशिया महाद्वीप में भारत देखने को मिलेगा। तो ग्लोब पर आपको कहां कौन चढ़ा है सबसे पहले? तो इंडिया के मैप सबसे पहले ग्लोब पर चढ़ाने वाला व्यक्ति का नाम है टॉलमी। मैप कौन बनाएगा? एनविले बनाएगा। कब तैयार किया जाएगा? 1752 में तैयार होगा। जबकि पूरी पृथ्वी का मैप कौन तैयार करेगा? एनेक्सीमेंडर तैयार करेगा, जो कि ग्लोब पर चढ़ाने वाला व्यक्ति का नाम होगा मार्टिन बेहम। तो इतने पॉइंट यहां से हमें याद रखनी है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट बात करें भाई कि ये जो पूरी की पूरी आपकी ज्योग्राफी देख रहा है, इस ज्योग्राफी के स्टडी के लिए क्या किया गया? अलग अलग ब्रांचों में तोड़ दिया गया। तो बात करें ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की, तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो दो प्रकार के ज्योग्राफी हम यहाँ पे जानते हैं। पहला ज्योग्राफी में आपका नाम देते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, और दूसरा ज्योग्राफी होगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को हिंदी में नाम देते हैं मानव का भूगोल, और इस फिजिकल ज्योग्राफी को नाम देते हैं भौतिक भूगोल। भूगोल। अब यहां पे आपको पॉइंट देखने को मिलेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी को सबसे पहले कौन स्टडी करेगा, और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को सबसे पहले कौन स्टडी करेगा। इन दोनों बातें को जानना है। मतलब ये जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है भाई, इसका सबसे पहले स्टडी करने आएगा एक वैज्ञानिक जिसका नाम है पोलोडोनियस। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भाई भौतिक भूगोल का जनक किसको माना जाता है, तो आंसर कर देंगे पोलोडोनियस। भौतिक विज्ञान के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है भाई? तो इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी को। जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, और इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं हम ओशिएनोलॉजी, समुद्र विज्ञान की स्टडी करेंगे, समुद्र विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या जानने वाले हैं? जैसे बहुत सारे पृथ्वी पर क्या देखने को मिलते हैं, बहुत विशाल विशाल पर्वत हैं,
जैसे हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, अनेक प्रकार की पर्वतें हैं। नदियां देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, झील हैं, तालाबें हैं, सबका स्टडी भू आकृति विज्ञान में करने वाले हैं। जलवायु विज्ञान में क्लाइमेट की चर्चा करेंगे और समुद्री विज्ञान में महासागरों की चर्चा कर रहे होंगे हम। जबकि ह्यूमन विज्ञान की बात करें तो ह्यूमन विज्ञान की स्टडी करने वाला पहला वैज्ञानिक जो होगा वो होगा आपका फ्रेडरिक रेटजेल। नाम देंगे फ्रेडरिक रेटजेल। तो मानव भूगोल का जनक किसको मान लेंगे? फ्रेडरिक रेटजेल को मान लेंगे। कारण क्या है भाई मानने वाला? तो इन्होंने सबसे पहले डेमोग्राफी से संबंधित एक बुक लिखेगा जिसका नाम होगा एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखेगा। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पहला पुस्तक कौन लिखेगा? आंसर लगानी है फ्रेडरिक रेटजेल। जो किससे संबंधित होगा भाई? ह्यूमन डेमोग्राफी से संबंधित होगा। तो मानव भूगोल का जनक किसको मान लिया जाएगा? फ्रेडरिक रेटजेल को मान लिया जाएगा। जबकि इसमें हम स्टडी क्या करने वाले हैं भाई? तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट को कल्चर को पढ़ लेंगे, सांस्कृतिक को पढ़ लेंगे, मानव की संस्कृति क्या होता है, उसके इकोनॉमी को पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक पढ़ लेंगे। इसी के अंदर हम डेमोग्राफी पढ़ लेंगे, डेमोग्राफी को पढ़ लेते हैं, जनसंख्यांकी पढ़ लेंगे, जनसंख्यांकी पढ़ लेंगे। इसी के अंदर आप जनजातियों को अध्ययन कर लोगे, ट्रिब्स का अध्ययन कर लोगे। जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन सी जनजाति कहां कहां पे पाई जाती है, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो ये थी दो पार्ट जिसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या भाई? तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चर मानव की, उनकी इकोनॉमी आर्थिक बात करते हैं, उनकी जनसंख्या की जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, उनके ट्रिब जनजातियां के बारे में पढ़ते हैं। जबकि बात करें फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल में, तेकरा में बात करेंगे कि जनक कौन है? पोलोडोनियस को मानेंगे भाई। कौन कौन सी इसमें पॉइंटों को पढ़ना है? जियोमार्फोलॉजी पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, ओशियोनोलॉजी पढ़ना है। यहाँ पे पॉइंट देखने मिलेगा भाई, ये जो आपकी 75% हिस्सा इसको पढ़ना है, 25% हिस्सा इसको पढ़नी है, और इतने पढ़ने के बाद आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। ये तो थी ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी की बातें। जबकि इसे नॉर्मल लाइफ में अध्ययन करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी जब हम इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, रीजनल ज्योग्राफी जब हम किसी देश के किसी एक राज्य के बारे में पढ़ते हैं, एक राष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे रीजनल ज्योग्राफी कहा जाएगा, प्रादेशिक भूगोल कहा जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं स्टडी के दौर पर कितने पॉइंटों में से डिवाइड करेंगे हम। तो अगला पॉइंट होगा ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द स्टडी, अध्ययन पर आधारित। पहले देखिए यहाँ पे ये जो ज्योग्राफी वर्ड दिख रहा है आपका, ज्योग्राफी को स्टडी के आधार पे, अध्ययन के आधार पे मुख्यतः 3 भागों में तोड़ेंगे। पहले हम पहला को नाम देंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को पहले पढ़ने वाले हैं हम, भारत का भूगोल। इसके बाद चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसके बाद पढ़ेंगे हम रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी इसको नाम देंगे प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल कहते हैं, जबकि इसको नाम देते हैं विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। और इंडियन ज्योग्राफी तो जानते ही हैं कि भारत की भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, भारत का भूगोल की चर्चा करेंगे। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो पहला टॉपिक होगा हमारा भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आइए समझते हैं क्या क्या हमें जाननी है। पहली बात तो इससे कुछ आपके टॉपिक देंगे जो मुख्यतः 14 टॉपिकों को पढ़ना होगा, और 14 टॉपिक के पढ़ने के बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट इसमें पढ़ने को मिलेगा आपका इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं।
मतलब भारत का नाम क्या है, इसकी एरिया कितना है, औपचारिक नामों की संख्या, अनौपचारिक नामों की संख्या, कौन कौन सी इंडिया का ऐसा नाम है जो भारत की संविधान में शामिल किया गया है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और इसका एक्सटेंट कितनी है, लंबाई एंड चौड़ाई कितनी है, यह जनरल इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। अगला बात करेंगे हम यहाँ के इंडिया की फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। प्रादेशिक विभाजन बात करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे, हिमालय को पढ़ेंगे, भारत के द्वीप समूह को पढ़ेंगे, भारत के पर्वतों को पढ़ेंगे, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों को पढ़ेंगे, तटीय मैदानों को जानेंगे इस भूगोल में। इसके बाद पढ़ना है हमें ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे। रिवर प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानना है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नदी तंत्र या अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र व परियोजनाएं पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी परियोजना किस नदी पे है, कौन कौन राज्यों को कवर करेगा। इसके बाद इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत का जलवायु पढ़ने वाले हैं, भारत का जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ने वाले होंगे, प्राकृतिक वनस्पति भारत के पढ़ेंगे हम। इसके बाद एक अंदर क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तीसरी में पढ़ने वाले हैं हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। भारत में पशुपालन और भारत में कृषि वाला को पढ़ना है, पशुपालन पालन वह कृषि पढ़ना है। इसी के अंदर हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, इसी के अंदर आप जान जाओगे, इसमें पढ़ना है आपको इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, भारत में कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं। इसके बाद जान जाएंगे यहाँ पे हम मिनरल्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। इसके बाद जान जाएंगे इंडिया के बारे में ट्रिब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियां कितनी हैं। इसके बाद जानेंगे बाबू डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। इसके बाद जान जाएंगे यहाँ के एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया जानना है। और लास्ट में जानना है भाई आपका मिसलेनियस जिसे विविध कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानेंगे। आइए सबको हिंदी में पता कर लेते हैं। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब भारत में उद्योग हो जाएगा। मिनरल्स ऑफ इंडिया का मतलब भारत में खनिज कितने प्रकार के हैं। ट्रेब्स ऑफ इंडिया भारत जनजातियां के बारे में पढ़ेंगे। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ की जनसंख्यांकी की चर्चा करेंगे, जनगणना को पढ़ रहे होंगे। एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया भारत में कौन कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इसकी चर्चा कर रहे होंगे। तो ये थी आपकी सिलेबस जिसमें पढ़ना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत नहीं है। चल आवाज जा रहा है सभी का ना, साउंड तो बढ़िया जा रहा है ना। चलिए आइए आगे जानते हैं। आज के लिए हमें पहला पॉइंट में पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो आप सभी यहाँ पे लगा लीजिए हेडिंग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में हेडिंग लगा लेंगे हम। पहला पॉइंट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा, नाम से लेकर के हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पे चर्चा किए जाएंगे। जैसे देखिए हेडिंग होगा हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। चलिए देखिए
बात करेंगे, पहला हेडिंग होगा हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, सामान्य परिचय। परिचय किसके बारे में? तो याद रखना है इंडिया के बारे में सामान्य परिचय, नहीं कि अमेरिका के बारे में लगा लेना, इंडिया के बारे में लगाना है। आइए इंडिया के बारे में लगाएंगे तो पहला पॉइंट क्या जानेंगे भाई, जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो पहली बार हम क्या पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है। वैसे ही हम इंडिया से पूछने वाले हैं, इंडिया आपका नाम क्या क्या है। तो पहली बात हम जनरल इंट्रोडक्शन में जानने वाले हैं उसकी नेम के बारे में। क्या जानेंगे? उसका नाम के बारे में जानने वाले हैं। तो नाम की बात करेंगे तो इंडिया का नाम भी दो तरीका का होता है। जैसे किसी भी बंदा का नाम दो तरीका का होता है, एक उसकी ऑफिशियल नेम होता है और एक घर परिवारों में बिगड़ा हुआ नाम होता है। वैसे इसका भी नाम होगा। एक को नाम देंगे भाई यहाँ पे औपचारिक नाम, औपचारिक नाम जो पूरी दुनिया जानेगा, और एक है भाई इसका नाम अनौपचारिक नाम, जो कि केवल इंडिया वाले लोग ही इसको जानेंगे। जबकि औपचारिक नामों की बात करें तो इसका विवरण दिया गया है भाई, इसका विवरण देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 1 में। किसमें देखने को मिलेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 1 में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम कि विवरण 1 जब दिया गया है तो कितने प्रकार के नाम है भाई, तो भारतीय अनुच्छेद में भारत का एक जो है 2 प्रकार की नाम है। पहला नाम दिया गया है भारत और दूसरा नाम देखने को मिलता है इंडिया। यह दोनों के दोनों ऑफिशियल नेम कहलाएंगे, औपचारिक नाम कहलाएंगे। बात यहाँ पे आ रहा भाई कि ये जो भारत है ये कहाँ से निकल के आया और ये जो इंडिया है ये कहाँ से निकल के आया। बात करेंगे भारत के, तो पहली बात जब भारत में व्यापार हो रहा था ईरान यूरोप वाला इलाका से, तो वहाँ उस समय की बात है कि भारत में बहुत सारे लोग आए। यहाँ पे हर जगह पे छोटे मोटे कबीले बना के लोग शासन किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की आपने सुना होगा। उस समय क्या हुआ था कि छोटे छोटे लोग कबीले बना कर निवास किया करते थे। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला का नाम था बाबू भरत। एक कबीला का नाम था भरत, जहाँ का राजा हुआ करता था राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत हुआ करते थे और राजा दुष्यंत का एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिया जाता है भरत ही। कहा जाता है कि भरत एक प्रकार का कबीला का नाम था, मगर कभी ऐसा भी इतिहास दिखता है कि राजा दुष्यंत का पुत्र का नाम भी क्या था? भरत था। और इसी भरत के नाम पर इस भारत का नाम क्या क्या दिया गया? भारत कर दिया गया। और जबकि इस भारत देश में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया। भारतीय कहा गया। भारतीय का मतलब लगाया भरत का संतान से लगाया जाता है। तो यदि आपसे ऐसा कहा जाए कि भारत का नाम किसके नाम पे पड़ा था, तो कहना है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा, जो कि एक प्रकार के प्राचीन कबीला का राजा हुआ करते थे। यहाँ के रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया, मतलब भरत का संतान के नाम से पुकारा गया। ये थी भारत की कहानी। बात करें इंडिया की कहानी, तो यह जो इंडिया वर्ड है यह ग्रीक भाषा का वर्ड दिखने को मिलेगा। ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है मतलब कि यूनानियों के द्वारा लाया गया वर्ड है। तो यूनानियों के द्वारा जब व्यापार हो रही थी भारत में, तो उस समय क्या हुआ था भाई, व्यापार करने के लिए इंडिया में जैसे ही प्रवेश करते थे तो प्रवेश द्वार पर एक नदी मिलता था इन लोग को, जिस नदी को नाम दिया जाता था इंडस नदी, जिसे आज के डेटों में हम नाम देते हैं सिंधु नदी। इसी इंडस नदी को इंडस बोलते बोलते अंग्रेजों की कुछ भाषाएं चेंज हो गया, इंडस बोलने लग गए। वैसे बोलते बोलते इस पूरी इंडस नदी का नाम बदल के कर दिया गया, यहाँ का नाम इंडिया रख दिया गया। तो एक पॉइंट और बोल दिया जाएगा कि बताइए भाई भारत का नाम इंडिया किसके द्वारा रखा गया? यूनानी लोगों के द्वारा रखा गया। किसके आधार पर? इंडस नदी के आधार पर रखा गया था। इतनी पॉइंटों को याद रखनी है। जबकि भारत नाम किसके आधार पर रखा गया था? राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया था, जो कि एक प्राचीन कबीला हुआ करता था। तो ये थी 2 नामों की संख्या जो कि ऑफिशियल नेम थे, भारतीय संविधान के 1 अनुच्छेद में देखने को मिलेंगे। अन्य औपचारिक नामों की बात करें, अनऑफिशियल नामों की बात करें, तो इनकी संख्या हम बता दें आपको कि 6 है।
6 प्रकार के अन्य भारत के नाम भी जाने जाते हैं। कौन कौन से अन्य नामों की चर्चा है भारत में, जैसे पता करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। अनौपचारिक नामों की संख्या की पता करेंगे भाई, तो पहला बात आपको आएगा कि पहला भारत का नाम है आर्यव्रत। आर्यव्रत। दूसरा नाम है भारतवर्ष। पहले नामों को लिख लेता हूं एक सीरीज में, फिर इसके बाद हर एक नाम का डिटेल भी हम बता देंगे। तीसरा नाम है यहां पे जम्मूद्वीप। चौथा नाम है हिंदुस्तान। पांचवा नाम है यहां पे नाभी वर्ष। और छठे नंबर का नाम है टेंजू। आइए पता करते हैं हर एक नाम कहां से लाया गया था। आर्यव्रत को यह नाम लाया गया है यूनानी लोगों के द्वारा। यह आर्य लोग लेके आए थे। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में विकास होने वाली सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता के नाम थी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग ही हुआ करते थे आर्य लोग, और इन आर्य लोग के निवास के कारण यहाँ का नाम पड़ गया आर्यव्रत। जबकि यह भारतवर्ष है भाई, यह भारतवर्ष लाया गया है वेद तथा पुराणों से उठाकर लाया गया है इस नाम को। वेद व पुराणों में देखने को मिलते हैं। जम्मूद्वीप की कहानी बहुत लंबी है, अभी इसको हम डिटेल करेंगे। यह एशिया के द्वीप से लाया गया था, एशिया के वेद से लाया गया है। हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा रखा गया नाम है, ईरानियों के द्वारा रखा गया नाम है। और नाभी वर्ष ये भी वेद से उठाया गया है। जबकि टेंजू इंडिया का चाइनीज नेम है, चाइनीज नेम रखा गया इसका अंग्रेजों के द्वारा। आइए बात करते हैं जम्मूद्वीप की। तो आप जो पृथ्वी पे आज 7 प्रकार के अलग अलग महाद्वीपों की चर्चा करते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो अलग अलग द्वीपों की चर्चा करते हैं, इन द्वीपों का बहुत पहले अलग अलग नाम दिया जाता था। वेदों में इनका नामों का उच्चारण अलग मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आपको छोटा सा द्वीप देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके नीचे की एक एरिया मिलेगा साउथ अमेरिका का एरिया। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसे नाम देते हैं यूरोप। इसके बगलवा में यहाँ पे ऐसा द्वीप है जिसका नाम देते हैं एशिया। इसके बाद एक यहाँ पे द्वीप देखने को मिलेगा अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। जो इस प्रकार की आपको द्वीप दिखाई पड़ते हैं भाई, यहाँ पे बात करेंगे कि इनकी वेदों में चर्चा जो किया गया है, नॉर्थ अमेरिका का नाम दे दिया गया था। उस समय पुष्कर द्वीप के नाम से जान रहे थे हम, पुष्कर द्वीप का नाम दिया जा रहा था, जबकि अब इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। वहीं पे दक्षिणी अमेरिका का नाम दिया जा रहा था लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नाम से जानते थे। वहीं पे यूरोप का नाम दिया जाता था साकद्वीप, साकद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया वाले द्वीप को नाम दिया जाता था क्रॉन्च द्वीप, क्रॉन्च द्वीप नाम दिया जाता था। ऑस्ट्रेलिया वाले द्वीप को नाम दिया गया था सालमन द्वीप के नाम से जाना गया है वेदों में। जबकि जहां पर एशिया या लटका हुआ भाग जो इंडिया का इलाका है, इस पूरे इलाका को नाम दिया गया था जम्मूद्वीप, जम्मूद्वीप। और यहीं से उठाकर लाया गया है कि इंडिया का एक और नाम देखने को मिल जाता है जम्मूद्वीप। कौन सा द्वीपों का? एशिया वाला महाद्वीप से लाया गया थी, तो इसलिए मैं लिखा कि यह एशिया की वेद से उठाकर लाया गया था जम्मूद्वीप। जबकि ये बात को याद रखना कि उत्तरी अमेरिका को किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना पुष्कर द्वीप के नाम से, दक्षिणी अमेरिका को लक्षद्वीप के नाम से, यूरोप को साक द्वीप के नाम से, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को सालमन द्वीप के नाम से। जबकि एशिया और पूरी भारत वाला इलाका को वेदों में जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो थी इंडिया की नाम की चर्चा। आगे बात करें इंडिया की लोकेशन की, कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, इसकी स्थिति बताइए। तो आइए पता करते हैं इंडिया की लोकेशन। तो बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। पहला तो नेम की चर्चा हमने कर लिया। पहला चर्चा किसको किया? नेम, उसकी नाम क्या है, ये बात जान गए। अब जानना है इंडिया का लोकेशन, इंडिया की स्थिति क्या होगा। तो पहली बार बताना है भाई कि इंडिया स्थित कहाँ है। आंसर लगाएंगे उत्तरी गोलार्ध में।
उत्तरी गोलार्ध में। आइए इनको समझते हैं। ये है आपके पास पृथ्वी। पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसी अक्षांश रेखाएं खींची गई है और यह 0 डिग्री का अक्षांश है जिसे नाम दिया गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ऊपरी वालों को नाम देंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को नाम देंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो बात करेंगे कि इंडिया कहाँ होगा, आंसर लगाएंगे उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ होगा भाई, तो आंसर लगाएंगे कि एशिया महाद्वीप में होगा। एशिया महाद्वीप कहाँ देखने को मिलेगा, तो एशिया महाद्वीप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे होगा इंडिया। ये देखो इंडिया का लोकेशन शो कर रहा है। एशिया महाद्वीप में भी कौन एशिया में, आंसर लगानी है भाई दक्षिणी एशिया में देखने को मिलेगा। दक्षिणी एशिया में देखने को मिलेगा। अब बात करेगा कि दक्षिणी एशिया में भी कहां, तो कहना कि भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलेगा। तो पता चलेगा भाई कि भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसे इंडियन कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, इंडियन कॉन्टिनेंट में कुल देशों की संख्या 5 है। ये भी याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या 5 होगा। और 5 होगा तो कौन कौन देश होंगे भाई, पहला देश सबसे प्यारा इंडिया देखने को मिलेगा, भारत। इसके बाद देखने को मिलेगा नेपाल। नेपाल के बाद भूटान है। भूटान के बाद बांग्लादेश है और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान है। तो ये 5 देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप इंडिया कॉन्टिनेंट में स्थित है और यहीं में एक देश आपका है भारत। तो ये भारत की लोकेशन के बारे में जान गए कि उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिणी एशिया में। और दक्षिणी एशिया में कहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलेगा, जिसे इंडिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल कितने देश, 5 देश, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान नामक देश होगा। इतने पॉइंट यहाँ पे याद रखनी है। आइए जानते हैं इसके बाद अभी क्या जानना है भाई, तो इसके बाद लोकेशन हो गया। लोकेशन के बाद यहाँ के हम पता लगाते हैं एरिया के बारे में कि इंडिया का एरिया कितना है। अभी तक इंडिया के बारे में 2 पॉइंट हमने चर्चा किया है। इसके नेम का चर्चा कर लिया, इसकी लोकेशन का चर्चा कर लिया। अब जानना है इंडिया का एरिया एंड पॉपुलेशन के बारे में जान लेंगे। भारत का क्षेत्रफल प्लस में जनसंख्या की चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं भारत में कौन कितना एरिया है और कितनी जनसंख्या यहाँ की है, दोनों बातों की चर्चा करेंगे। एरिया की बात करें तो भारत का जो एरिया है भाई वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का टोटल एरिया, जो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड का पूरा विश्व का लगभग 2.42% कवर करता है अकेला इंडिया। इसी का बात करें 2.42% पूरे विश्व में इसका एरिया है, जो कि रैंक के अनुसार से भारत पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां नंबर का बड़ा देश है। तो इससे पहले भी 6 गो होगा। आइए पता करते हैं कौन कौन 6 गो बड़े देश हैं। पहली बार इस प्रकार से आपको बना के दिखा देता हूं। पहला देश हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और एक 7वां देश आ जाएगा। पहला देश जो है भाई 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां नंबर। पहला देश का नाम देंगे हम रसिया। दुनिया में सबसे बड़ा देश का नाम बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टि से आंसर लगेगा रसिया है, रूस है। दूसरा देश देखने को मिलेगा कनाडा, सबसे बड़ा देश। तीसरा देश देखने को मिलेगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथा देखने को मिलेगा चाइना। 5वां नंबर के देखने को मिलेगा ब्राजील देखने को मिलेगा। 6ठा नंबर के देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया।
और 7वां सबसे बड़ा देश, मैंने अभी कहा कि रैंक के अनुसार भारत 7वें पे है, तो आ जाएगा इंडिया, भारत का इलाका आ जाएगा। एक देश का और नाम याद रखना कि एक देश और है जो कि 8वें नंबर का बड़ा देश है, उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो पूरे विश्व में 8वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है? आंसर लगाएंगे अर्जेंटीना है। जबकि पहला सबसे बड़ा देश रसिया। एक सीरीज वाइज याद करवाते हैं, आइए। पहला नाम रसिया का, फिर कनाडा का, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर कौन सा? ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, और लास्ट में 8वें नंबर का देश अर्जेंटीना है, जो भारत से छोटा है। इसी 2.42% में बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन निवास करेगा, इसी 2.42% में इंडिया का पॉपुलेशन 17% आबादी को पालन करेगी इंडिया। तो क्वेश्चन बन के आएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 2.42% है, जिसमें कुल कितनी जनसंख्या आबादी निवास कर रही है? आंसर लगाएंगे 17%। पूरे विश्व की जनजातियों का यहाँ निवास करती है जनसंख्या, जो कि इस रैंक के अनुसार से 17% रैंक के अनुसार से भारत दूसरे नंबर पर है। सेकेंड रैंक है पूरी वर्ल्ड में। पूरी वर्ल्ड में इसका रैंक कौन सा है? दूसरा है। जबकि फर्स्ट रैंक पर कौन देखने को मिलेगा? चाइना देखने को मिलेगा। जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की जनसंख्या 121 करोड़ लगाई गई है, जो कि वर्तमान में 136 करोड़ है। 136 करोड़ है। जबकि यही 2011 के अनुसार चाइना के जो जनसंख्या है भाई, वह 136 करोड़ था, जबकि वर्तमान में इसकी जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास चल रहा है। ये थी इसकी रैंकिंग। हमने कहा कि पहला रैंक पे जनसंख्या के अनुसार से चाइना का रैंक, जबकि दूसरे नंबर का इंडिया है। कुछ अन्य भी देश हैं, एक दो देशों के नाम जान लेते हैं और आइए यहाँ पे रैंकिंग बता दे हैं। पहला देश, दूसरा, तीसरा, 6 देशों की नाम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पहले नंबर का जो देश देखने को मिलेगा वह चाइना देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुसार से। दूसरा में देखने को मिलेगा इंडिया, पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश। तीसरा में हो जाएगा यहाँ पे यूएसए। चौथा में हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा देश है। पांचवा में हो जाएगा ब्राजील, जबकि छठा में हो जाएगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखो, इस पाकिस्तान की एरिया तो काफी ज्यादा है, टॉप 6-7 में भी नहीं आता, और यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे 6ठे नंबर का देश है। 6ठा सबसे बड़ा देश है कौन? पाकिस्तान। अगर कहेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे, बताइए भाई, दूसरे नंबर का बड़ा देश इंडिया, पहले नंबर का चाइना, तीसरे नंबर यूएसए, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, और 6ठा नंबर का देश पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। तो ये थी इंडिया का पॉपुलेशन और एरिया की बात। तो इतने पॉइंटों को हमने आज कवर किया, जिसमें हमने जाना इंडिया का नाम क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, यहाँ की एरिया क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, इन हर एक बातों की चर्चा किया। अगले क्लासों में हम चर्चा कर रहे होंगे भाई इंडिया के बारे में हम अगले क्लासों में चर्चा कर रहे होंगे। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, भारत का विस्तार कितना है, अक्षांशीय कितना है, देशांतरीय कितना है, कौन सी भारत की पूर्वी बिंदु है, अंतिम बिंदु, कौन कौन से पॉइंटों कौन कौन दिशा में रखा गया है, भारत की पड़ोसी देश कितनी है, पड़ोसी राज्यों की संख्या देखेंगे यहाँ पे हम देशों के। इसके बाद पता करेंगे भारत के स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, भारत के कुल कितने तटीय सीमा है, सभी बातों को चर्चा कर रहे होंगे हम। जल क्षेत्र की सीमाओं की बात करेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद हर एक देश की, जो भारत का पड़ोसी देश होगा, उनके साथ कौन कौन से वर्तमान में विवादें चल रहे होंगे, इन विवादों को भी चर्चा कर रहे होंगे। तो कल की क्लास और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।